तो चलिए भाई बता दीजिए बेहतरीन तरीके से कि मेरी आवाज आज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। उम्मीद जहां तक मुझे उम्मीद है कि आवाज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जा रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, जानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे, पढ़ने में एकदम बेस्ट होंगे। साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के हम लोग कुछ इस तरीके से इसकी शुरुआत कर चुके हैं, जहां पर हमने टॉपर बनने की शुरुआत आपसे बताए थे कि हमारी और आपकी टॉपर बनने की शुरुआत, आपको मैं टॉपर बना के रहूंगा। यहाँ पर टॉपर बनाने का हमारा आज तीसरा दिन है, यानी कि इस चैप्टर का तीसरा पार्ट। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट कौन सी चैप्टर का भाई? तो भाई चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बिल्कुल हम लोग कौन से पार्ट पे आ चुके हैं? तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक बारे में बात किया था, बेसिक बातें की थी, बिल्कुल बेसिक बातें की थी, जो आपको लेकर के कक्षा 6 से लेकर के अभी तक आपको 9 तक में बताया गया था। वो सभी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक किया था। लेकिन दूसरे पार्ट में हमने इस चैप्टर में मैंने बताया था कि 2 टॉपिक है। कौन कौन सा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर जितने तरह का सवाल बन सकता था, कल हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2, जिस पर कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा पर सवाल बनने वाला है। तो लसा और मसा पर सवाल बनने वाला है, उससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि पार्ट 3 है हमारा। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है और यहां पर सीधे आ गए हैं, तो मेरा वादा है आपसे कि यहां पर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन का टाइप छूट जाएगा जो हमने पीछे करा हुआ है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर बनने का मतलब ये है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर पाने हैं ना, तभी तो आप टॉपर बन पाओगे। टॉपर का मतलब क्या? जो पूरे में से पूरा नंबर पाए, तभी तो अपने जिले में नाम होगा, तभी तो स्टेट में टॉप करोगे भाई। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी मिस नहीं करना है और रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। चलिए भाई देखिए, अच्छा हाँ, ये बात भी बताना आपको जरूरी है कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप कैसे ज्वाइन होगा? आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देखेंगे ना एक छोटा सा, जहां पर ये जैसे मान लीजिए कि ये आप अपने फोन में वीडियो देख रहे हैं, इतना में अगर वीडियो चल रहा है, इतना में वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया होगा। इसी बटन को आप क्लिक करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहीं पर आपको दिखेगा ग्रुप का लिंक, और ग्रुप का लिंक दिया गया होगा ब्लू कलर में, आप इसको टिक करेंगे और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना जी? चलिए, ये भी बताना जरूरी था क्योंकि बहुत लोगों को ग्रुप कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, ये नहीं पता था। ठीक है भाई, तो ये जो है यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या होती है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि लसा और मसा होता क्या है। क्या कहा मैंने? लसा और मसा होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर लसा के बारे में, लसा को हम लोग इंग्लिश में भाई क्या कहते हैं? एलसीएम भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं भाई? एलसीएम भी कहते हैं। तो सर, एलसीएम का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है लीस्ट कॉमन, क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सर लीस्ट कॉमन, देखिए भाई मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर लेके आता, सवाल करवाना शुरू कर देता। माफ कीजिएगा, जो छोटे छोटे क्लासेस में जैसे आपको करा दिया जाता है कि देखो भाई एलसीएम निकालने के लिए दो संख्या का, मान लो कि 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे आप साथ में निकाल करके 2 से लेके चले जाओ, 4 बार में 2 से लेके चले जाओ, 3 बार में फिर 2 से लेके जाओ, तो ऐसे करके एलसीएम निकाल दिया जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है कि देखो भाई 8 को लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लो, और 6 को निकालना होगा तो 6 को लिख लो 2 गुणे 3। एचसीएफ निकालना है, दोनों में ये 2 कॉमन दिख रहा है तो ये एचसीएफ 2 निकल जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे बताने का क्या मतलब है? ऐसे बताने का क्या मतलब है कि जब कठिन सवाल आपसे लगेगा ही नहीं, बोर्ड में आने वाला सवाल आपसे लगेगा ही नहीं, जो लंबा चौड़ा सवाल लिखा होता है जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं कि 8-10 लाइन दे देता है, उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि करना क्या है, वो आपसे लगेगा ही नहीं। तो वो तरीका मैं बता के क्या करूंगा? वो तरीका तो तब बताया गया था कि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, प्रेम से समझिएगा, किसी भी चीज में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना भाई। तो चलिए,
धैर्य नहीं, धैर्य रखना जरूरी है। मैं सिखा रहा हूँ। लसा को हम लोग क्या अंग्रेजी में कहते हैं? लसा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं भाई LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि L का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट को भाई हम लोग लोवेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लोवेस्ट भी कहते हैं। और कॉमन का तो मतलब आपको पता ही होगा, कॉमन का मतलब दोनों में। और मल्टीपल का मतलब आप जानते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है, आइए ये जो मल्टीपल वर्ड आया है, ये वर्ड आया है मल्टीप्लाई या फिर गुणा। मल्टीप्लाई भी आप जानते होंगे, गुणा भी आप जानते होंगे। तो गुणा का मतलब क्या है सर? आइए मैं समझाता हूं कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम या फिर लसअ क्या होता है। उदाहरण के लिए मैं 8 ले लेता हूं और 6 ले लेता हूं। शोर ज्यादा हो रही है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सामने से बारात जा रही है, डीजे वाला है, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको म्यूट करता हूँ 2 मिनट के लिए। चलो भाई, अब उम्मीद है कि जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब आवाज कम आ रही होगी और धीरे धीरे अब और कम हो जाएगी, क्योंकि बारात अब और आगे निकल चुकी है। तो भाई मेरा कहना क्या था, मैं क्या बता रहा था? 8 और 6 का मैंने एग्जांपल लिया था। आइए देखते हैं। कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पर 8 और 6 का एग्जांपल लिया था। लोवेस्ट का मतलब समझिए, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम क्या? कम से कम, ओहो, कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए मल्टीप्लाई से। ये जो मल्टीपल वर्ड आया है मल्टीप्लाई से आया है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा से आया है। आइए मैंने कहा था कि उदाहरण लेता हूं। किसका मैं उदाहरण लेता हूं? मैं उदाहरण लेता हूं 8 का और 6 का। मल्टीप्लाई से किस चीज से मल्टीप्लाई होना है? 8 और 6 में किस चीज से मल्टीप्लाई होना है? किस चीज से गुणा होना है? किन नंबरों से गुणा होना है? तो प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि सभी काउंटिंग नंबर से, गिनने वाली संख्याओं से अगर किसी चीज को गिनना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे इस स्टाइलस की ही गिनती करनी होगी, तो मैं क्या करूं? इस स्टाइलस की ही गिनती करूंगा। कैसे गिनती करूंगा? 1 स्टाइलस, 2 स्टाइलस, 3 स्टाइलस, 4 स्टाइलस, यानी कि मार्कर समझो ना। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, यही तो होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3.5 मार्कर, हो ही नहीं सकता। 0 मार्कर, हो ही नहीं सकता। अगर दुकान पे आप जाओगे मार्कर खरीदने, पेन खरीदने, तो क्या कहोगे? भैया 1 मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो, 3 मार्कर दे दो, 4 मार्कर दे दो। ये तो आप नहीं कहोगे ना कि भैया 4 सही 1/2 मार्कर दे दो। भैया 4-5 लाख थप्पड़ घूसा लगा के जो मन करे वो सब दे देंगे, लेकिन 4 सही 1/2 मार्कर नहीं देंगे। समझना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि गुणा करना है किससे? प्राकृतिक संख्याओं से। अगर 8 में 1 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 8 में 1 से गुणा करूंगा तो 8 एकम 8, 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48। ऐसे ही बढ़ते चला जाऊंगा, बढ़ते चला जाऊंगा, बढ़ते चला जाऊंगा, अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अनंत तक इसका मल्टीपल, यानी कि हिंदी में बोले तो गुणज निकल करके आएगा। क्या निकल के आएगा? गुणज निकल के आएगा। ठीक उसी तरीके से हम बात करेंगे 6 का गुणज निकालेंगे तो 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, माफ कीजिएगा 36, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 54, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समझिए मेरी बात को कि नहीं समझे? हाँ जी सब समझिए। अब देखिए मैंने क्या निकाल लिया इन संख्याओं में। मैंने क्या निकाला है? मैंने निकाला है 8 का और 6 का। 8 का और 6 का मैंने क्या निकाला है भाई? गुणज निकाला है, यानी कि मल्टीपल तो मैंने निकाल लिया। मल्टीपल मैंने निकाल लिया 8 और 6 का। अब निकाल लेते हैं इन मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल, इन गुणज में से ओवेनिस्ट, यानी कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। आप देखेंगे इधर 48 कॉमन है, 48 कॉमन है जी, ठीक, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। 24 है, 24 है, दोनों में 24 भी कॉमन है, बेस समझे कि नहीं? 24 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या आगे और भी कुछ कॉमन आएगा? हाँ जी भाई 72 भी आएगा, दोनों में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? माफ कीजिएगा, खांसी है। 72 भी आगे कॉमन आएगा। कहने का मतलब कि मैंने कॉमन भी निकाल लिया, मल्टीपल भी निकाल लिया, गुणज भी निकाल लिया, मैंने कॉमन भी निकाल लिया दोनों में।
अब मतलब है लिस्ट से, लिस्ट का मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब कम से कम कॉमन होना चाहिए, छोटा से छोटा, लोवेस्ट का मतलब कम से कम, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं छोटा से छोटा या फिर सबसे छोटा। आइए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, सबसे छोटा। क्या भाई, सबसे छोटा काम करना है हमको, सबसे छोटा लेना है, बुरज लेना है और कॉमन लेना है। तो हमारे यहाँ पर देखिए, अगर 8 और 6 का मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम, एलसीएम 8 और 6 का ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या निकल के रहा है, 24। यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर कुछ एक नोट का बात लिखने जा रहा हूँ। कौन सा बात लिखने जा रहा हूँ भाई, नोट का बात लिखने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहाँ पर मैं नोट का बात लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। नोट लिख रहा हूँ, छाप लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, टफ से टफ सवाल इसी से होने वाला है। एलसीएम वह संख्या है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाएगा। अच्छा, पूरा कट जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूँ, इसी से आपका कठिन सवाल एलसीएम का लगने वाला है। आइए थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके आपको समझाता हूँ। देखिए, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो एलसीएम 8 का और 6 का, जो हमारा एलसीएम 24 निकल के आया है ना, देखिए 8 से ये जो 24 निकल के आया, ये 24 सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। 8 और 6 दोनों से कट जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या है। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, जो या फिर जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाती है। समझे क्या कहा, 24 है जो, ये 24 दी गई संख्याओं से पूरा कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है। ये 48 भी दोनों संख्या से कट जाएगा, ये 72 भी दोनों संख्या से कट जाएगा, लेकिन सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जो इन दोनों से कट जाए, वो है 24। उसी को हम कहते हैं एलसीएम। समझने का बात क्या है, इस नोट वाले बात को याद रखना भाई, इस नोट वाले बात को याद रखना। अगर आप इसको चाहो तो 500 रुपए का नोट कर लो, 500 रुपए का नोट कर लो भाई, यहां से आपको सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां पर से आपको सवाल आएगा, ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया एलसीएम का मतलब? अगर नहीं समझे हो ना तो आओ एक और लेके समझा देता हूं, आओ एक और लेके समझो यहां पर। चलो, मैंने क्या कहा, एक मैं 8 लेता हूं, एक 12 लेता हूं, 8 का गुणज निकालता हूं, 8 16 24 32 40 48, समझे। 12 का निकालता हूं, 12 24 36 36 के बाद 12 36 12 चौक 48 12 25 60 72, समझे। ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, अब मैंने गुणज तो निकाल लिया, कॉमन निकाल लेता हूं भाई, कुछ कॉमन होगा इन सब में, कॉमन निकाल लेता हूं। 48 कॉमन है, 48 कॉमन है, 24 कॉमन है, 24 कॉमन है। यहाँ पर अगर मैं 72 देखूं, 12 में भी 72 आ रहा है और 8 9 का भी 72 तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर 8 और 12 का मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटा संख्या यही ना है भाई, सबसे छोटी वाली संख्या यही तो है, सबसे छोटी वाली संख्या यही ना है। सबसे छोटी वाली संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए अब एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, एचसीएफ के बारे में हम बात कर लेते हैं, एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। एचसीएफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का मतलब ही होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए भाई, बिल्कुल डीप से लेके चल रहा हूं तो थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को शायद लगे कि बोरिंग पढ़ा रहा है मास्टर, क्या करा रहा है, क्या कुछ इससे फायदा होना है कि नहीं होना है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोर्स कंप्लीट कराने नहीं, टॉपर बनाने आया हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना भाई, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पर हमने क्या कहा था, एलसीएम को हमने क्या कहा है, लॉस, और एचसीएफ को हम क्या कहते हैं भाई, एचसीएफ को हम कहते हैं म, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब होता है
सबसे बड़ा लीजिए सॉरी, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब तो आप जानते हैं कि दोनों में ही, और फैक्टर का मतलब आप जानिए, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, आइए गुणनखंड का मतलब समझिए। जैसे 8 और 6 लिया था मैंने, यहां पर 8 और 12 का भी ले लूंगा, 8 और 12 का भी, क्योंकि पिछला मैंने 2 उदाहरण से समझाया। 8 का 8 बताइए, 8 का आप गुणनखंड कीजिए, 8 के आप फैक्टर लिखिए। 8 किससे किससे कटेगा आप मेरे को बताइए। 8 1 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 8 4 से कटेगा, 8 जो है वो 8 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। 8 जो है भाई, ये 6 किससे किससे कटेगा? तो ये जो 6 है ये कटेगा आपका, छोड़िए जाने दीजिए, ये 6 किससे कटेगा? 6 कटेगा आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। उसी तरीके से 8 फिर से किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 12 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 1 2 3 4 से, फिर उसके बाद कटेगा 6 से, फिर उसके बाद 12 से। कहने का मतलब क्या? अब देखिए, इसमें भी कॉमन निकालिए। यहाँ पर आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा 1 और 1, यहाँ पर आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा 1 और 1, 2 और 2, और कुछ कॉमन देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिला। यहाँ देखिए 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन हमें कहिए सबसे चाहिए कौन सा? सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ा वाला यहाँ पर 4 है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी मैं आपको एक नोट का पॉइंट देता हूँ। नोट का पॉइंट जरा ध्यान से देखना भाई, नोट का पॉइंट जरा ध्यान से यहाँ पर भी आप लिखिए। नोट का पॉइंट ये है कि HCF वह संख्या है, वह संख्या है जो, HCF वह संख्या है जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को, HCF दी गई संख्या को, दी गई संख्याओं को लिखिए आप, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूरा काट दे। उम्मीद है कि नीचे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको कि नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक, पूरा दिख रहा है ये। चलिए तो क्या मतलब था मेरा, क्या ये कहना था? कहना ये था कि HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। देखिए HCF 2 है ना, 8 को भी पूरा पूरा काट देगा, 6 को भी पूरा पूरा काट देगा, 4 है ना, 8 को भी पूरा पूरा काट देगा, 12 को भी पूरा पूरा काट देगा। ये तो था HCF और LCM का मतलब। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि आपको बचपन में सिखाया गया था कि कैसे आपको LCM या फिर HCF निकाला जाता है। बचपन में आपको क्या सिखाया गया था? जैसे मानिए हमें किसका किसका 8 का निकालना है और 6 का निकालना है। अगर LCM निकालना है 8 और 6 का, तो हम क्या करना पड़ेगा? तो LCM निकालने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है वो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ये सब कैसे कर दिया सर, नहीं समझ में आया? तो समझो ना, 8 को मैंने किया ऐसे खींचा, जो बचपन में सिखाया गया था, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, तो 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। तो मैंने ये लिखा है 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिसे हम लिख देते हैं उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा भाई, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये किसका हो गया? 8 का। अगर 6 का लिखना होगा तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। बोलो भाई, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3। यहाँ पर हमारा बात क्लियर कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर अब देखिए, दो खास बात आपको क्या रखना है ध्यान, आपको खास बात का ध्यान ये रखना है कि जैसे मानिए अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है इसका LCM और इन्हीं दोनों का निकालना है HCF, तो क्या करना होता है? अगर LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, और अगर हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 8 और 6 का HCF। देखिए LCM निकालने के लिए इसका क्या मतलब है कि 8 और 6 का LCM, 8 और 6 का HCF। LCM निकालना होता है, HCF निकालना होता है ना, तो एक चीज बस क्या ध्यान देना होता है
कि इसमें जो जो कॉमन है, देखिए 8 यहाँ पर इन दोनों में दोनों के ही गुणनखंडों को देखेंगे आप तो दोनों जगह पे 2 कॉमन है, यानी कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में दिख रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है। यानी कि देखिए पिछले वाले स्लाइड में हमने HCF कितना निकाला था, 8 और 6 का HCF 2 निकाला था, तो यही जो 2 है हमारा यहाँ पर आपके सामने 2 निकल के आया हुआ है। अब 8 और 6 का LCM निकालना तो उसके लिए क्या करते हैं सर, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उस कॉमन को एक बार लिख दीजिए और जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख दीजिए। तो बचा हुआ कौन कौन सा है, यहाँ पर 2 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, तो लिख दीजिए 2 और 3। 2 जो कॉमन था मैंने एक बार वो लिखा, फिर 2 2 2 2 और ये 3 बचा था, ये 3। बोलिए बात क्लियर? अब इन सबको आपस में गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो एलसीएम हमारे पास 24 निकल के आ गया, जो कि आप पिछले स्लाइड में देखिए कि 8 और 6 का एलसीएम हमने कितना निकाला था, 24 निकाला था। ये था हमारा बचपन का तरीका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बता देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। ये अभाज्य गुणनखंड करके ही तो मैंने ये निकाला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये तो था नॉर्मल एचसीएफ एचसीएफ निकालने का तरीका जो कि आपको समझना था। अब समझ लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ का, देखिए मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं आपको, यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, माफ कीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर शुरुआत में कराया हुआ था। आइए इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मैं यहाँ पर आपको क्या देता हूं, प्रूफ देता हूं। कहां देता हूं प्रूफ? यहां नीचे देता हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर मुझे आपको यहाँ पर क्या देना है, प्रूफ देना है। प्रूफ यानी कि सबूत कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। मैंने क्या कहा, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मैं पहले यहाँ पर बीच में बराबर लगा देता हूँ। बोले भाई बराबर समझ में आया कि नहीं? आप कहेंगे क्लियर सर। फिर पहली संख्या मैंने कौन सा लिया था, एक मैंने लिया था 8 और दूसरा मैंने लिया था 6। तो मैं ले लेता हूं, पहली संख्या क्या हो गई 8 गुणे दूसरी संख्या 6 लिख दिया। बोलो बात क्लियर है भाई। अब मौसा गुणे लसा, किसका मौसा किसका लसा, इसी का 8 और 6 का मौसा और 8 और 6 का लसा। तो देखिए 8 और 6 का लसा 8 और 6 का कितना है 24 और मौसा 8 और 6 का कितना है 2। तो मैं यहां पर लिखता हूं, मौसा कितना आया था, तो मौसा आया था 2, लसा कितना आया था, तो आया था 24। इन दोनों का गुणा कीजिए 42, इन दोनों का गुणा कीजिए 42 नहीं 48, इन दोनों का गुणा कीजिए 48, इन दोनों का भी गुणा कीजिए 48। बोलिए बात क्लियर? तो यही तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को मैं ये भी लिख सकता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो मैंने किया यहाँ पर, बराबर मौसा गुणे लसा। यही तो ये फॉर्मूला था, यही तो ये फॉर्मूला था। बोलिए अगर मैं ये क्या ये चीजें इतनी आसानी से समझाई जा सकती थी जितना मैंने इतना ये सब यहाँ पर इसको बोला, ये सभी बोलने के बाद मैंने यहाँ पर इतना समझाया, तो क्या ये फॉर्मूला इतनी आसानी से समझाया जा सकता था? नहीं समझाया जा सकता था भाई। मेरे हिसाब से इतना यही आसान तरीका समझाने का। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूं गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा भाई? गुणनखंड विधि द्वारा। मैं यहाँ पर हेडिंग में लिखता हूं गुणनखंड विधि। किस चीज की गुणनखंड विधि है भाई? HCF निकालने का और LCM निकालने का। क्या है ये? HCF निकालने का और LCM निकालने का गुणनखंड विधि है। जब HCF और LCM निकालना होगा आपको, तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करना होगा? देखिए मैं फिर बात करता हूं कि हमें क्या निकालना है, 8 और 6 का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो 8 को मैं यहां लिख सकता हूं 2 की घात 3। क्या लिख सकता हूं भाई? 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणे 2 का मतलब है 2 की घात 3। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 का मतलब यह है कि 2 की घात यहां पर 1 है, 3 की घात यहां पर 1 है। बोलिए बात क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मैं निकालने की कोशिश करता हूं LCM इसका 8 और 6 का। 8 और 6 का जब मुझे LCM निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा,
इस चीज को ध्यान दूंगा कि एल का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया है एल का मतलब लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट होता है। तो लोवेस्ट मैं कहूंगा लोवेस्ट का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा। तो देखिए मैं कहूंगा जब भी एलसीएम निकालना हो अभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मैंने यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड विधि लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होगा। माफ कीजिएगा काफी खांसी से परेशान हूँ, हो सकता है कोई लीड लगा के पढ़ रहा हो, माइक नहीं पर पास में, मैं खांस रहा हूँ तो बहुत जोर से उसको थोड़ा इरिटेशन महसूस होता होगा कान में। क्या होगा भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ अभाज्य, इसीलिए बार बार मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, तो भैया आपको इरिटेट हो रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा हूँ। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है किसी भी संख्या का, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं दिख रही है वो संख्याओं को लिख दीजिए। संख्या का मतलब जो जो आपको आधार में दिख रही है, आधार का मतलब आपको 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, आप लगा दीजिए। लगा दिया, आप कहेंगे कि हाँ जी सर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए और 3 का मान आपका, 3 का घात आप शून्य कर दीजिए, क्योंकि 3 का घात शून्य कीजिए, किसी का भी घात आप शून्य कर दीजिए तो उसका मान कितना हो जाएगा, अगर 3 का घात शून्य है उसका मान कितना हो जाएगा 1। 4 का घात कितना हो जाएगा, 4 का घात अगर कर देते हैं शून्य तो वो भी हो जाता है 1। बोलिए बात क्लियर, आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर है। तो देखिए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात शून्य। अब देखिए एल का मतलब क्या, लोवेस्ट, एल का मतलब एलसीएम निकालना हो, आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना हो, एल का मतलब क्या, लोवेस्ट, लोवेस्ट का ठीक उल्टा हाईएस्ट। तो 2 का देखिए इन दोनों में 2 का हाईएस्ट घात क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का यहाँ पर पावर 1 है, 2 का यहाँ पर पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3, तो आप यहाँ 3 लगाइए। फिर देखिए 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का घात यहाँ शून्य है, 3 का घात यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ 0 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, तो 3 का पावर 0 बढ़ा के 3 का पावर 1 बढ़ा, आप कहेंगे सर 3 का पावर 1 बढ़ा, तो यहाँ 3 का पावर 1 कर दीजिए, बस निकल गया एलसीएम। 2 की घात 3 का मतलब 8 और 8 यहाँ 24, ये आपका एलसीएम निकला। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो सर क्या करेंगे, सर अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, आइए देख लीजिए भाई, एचसीएफ भी निकालना, देख लीजिए एचसीएफ निकालना है किसका, 8 और 6 का। तो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, आइए देखिए 8 यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसी पे जाऊंगा कि पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर 3 3 वाला कर लिया। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर भी आप क्या कीजिए 2 और 3 लिख लीजिए, 2 और 3। एच का मतलब क्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट का उल्टा क्या, लोवेस्ट, तो 2 का लोवेस्ट पावर 3 की 1, तो आप कहेंगे 1 तो आया, 1 लगाइए। 3 की लोवेस्ट पावर क्या, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 लोवेस्ट होगी तो 3 की पावर 0 लगाइए। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 0 का मतलब 3 की पावर 0 का मतलब 1, तो 2 में 1 का गुणा कीजिए 2, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया एचसीएफ, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। बोलिए बात क्लियर है, ये है विधि आपका अभाज्य गुणनखंड, ये है आपका नॉर्मल विधि जो आप किसी भी नॉर्मल सवालों में लगा देंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया सवाल में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल के दिखाओ, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना होगा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब भी आपको कहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तो ज्ञात करना पड़ेगा। आइए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आने से पहले आज के लिए आज तो मैं आपको होमवर्क कुछ लिख के लाया नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये वाला आपका होमवर्क, बाकी ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मैं कराऊंगा, ये तीसरा वाला आपका होमवर्क है। देखिए क्या कहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पूर्णांक आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पहला पूर्णांक 26, दूसरा पूर्णांक 91, तो ये जो पूर्णांक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस पूर्णांक का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। आइए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं कहा है, तो मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करूंगा, नॉर्मल से विधि कर दूंगा जो आपको बचपन में सिखाया गया है। बताइए भाई 26 को मैं क्या लिखूंगा, पहला सवाल कर रहा हूँ, 26 को मैं क्या लिखूंगा, माफ कीजिएगा, 13 दूनी 26। 91 को मैं क्या लिखूंगा, 91 को मैं लिखूंगा 13 7 91। बोलिए भाई
HCF निकालना हुआ तो HCF निकालने के लिए क्या, इन दोनों में यहाँ पर कॉमन देखिए, इन दोनों में आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है 2, नहीं कॉमन 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है 13 और यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है 13, दोनों जगह 13 कॉमन है तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 13। अब LCM निकालना होगा तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए, LCM के लिए क्या करना पड़ता है भाई, LCM के लिए क्या करना पड़ता है, जो दोनों में होता है वो दोनों को लिखना पड़ता है, वो दोनों को लिखने के बाद मतलब जो कॉमन होता है वो कॉमन लिखते हैं जो कॉमन होता है वो कॉमन लिखते हैं, तो दोनों में 13 कॉमन है, फिर जो बचा होता है उसको लिखते हैं ना, तो 2 गुणे 7 तो 13 7 91 गुणे 2, 91 गुणे 2 करेंगे तो 2 यानी कि 182 हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया भाई 182। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये कहना है, इसके बाद कह रहा है हमने तो इतना तो ज्ञात कर लिया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या कि 26 गुणे 91, जो 26 गुणे 91 है वो किस चीज के बराबर है भाई, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनका जो एचसीएफ है 13 गुणे एलसीएम जो इनका है 182। आइए आपके सामने ही एक बार चेक करके हम देख लेते हैं, आइए आपके सामने ही एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। हाँ ये भाई कैलकुलेटर, देखिए समय बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं सीधा सिंपल से जवाब जानता हूँ, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं तो समय बचाने के लिए कर रहा हूँ। 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 कितना हुआ भाई, देखिए 2366, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2366 बराबर, फिर यहाँ पर लिखता हूँ 13 गुणे 182, 13 गुणे 182 बराबर 2366, यहाँ पर भी भाई 2366, यही जांच करना था, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर जांच करके लिखा हुआ है। बोलिए भाई, जांच करके हमने लिखा, चलिए यहाँ पर हमने जांच करके लिया 2366, यहाँ पर भी 2366, यहाँ पर भी, ये तो था पहला सवाल। आइए दूसरा वाला करके देख लेते हैं, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। दूसरा वाला सवाल में क्या है, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 510 और 92 है भाई, क्या है 510 है और 92 है। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर है। तो क्या करेंगे आप, 510 का कीजिए, 510 का अभाज्य गुण, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा ना फैक्टर की, 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से जाएगा 255, फिर किससे जाएगा आप खुद जानते हैं भाई, देखिए 2 से जाएगा ये 255 बार में, फिर ये 2 से तो नहीं जाएगा, 5 2 7 5 12, यानी कि ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 8 24 और 3 5 15, फिर 5 से जाएगा तो 17 5 85, फिर 17 से एक बार में चला जाएगा। बोलिए क्लियर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 510 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, हमारे पास अब आया 92 यानी कि 92। अब देखिए 2 से जाएगा क्या, आप कहेंगे कि हाँ सर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 और 3 बार में, फिर 23 से जाएगा एक बार में। आइए भाई हम लिख सकते हैं 92 को 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसी को हम ले लेंगे, तो कॉमन हमारे पास तो सिर्फ 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2। बोलिए क्लियर, आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर। एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम होगा हमारे पास जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 5 17, तो लिखिए 3 5 17, फिर इसके बाद 2 और 23, तो लिखिए 2 और 23, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम निकल के आएगा। आइए मैं फिर से कह रहा हूं कि समय बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं तो फिर मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करता। देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, 6 और 5 का करेंगे तो हो जाएगा, 6 और 5 का करेंगे तो हो जाएगा 30,
30 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 में हमें गुणा करना होगा किसका 70 70 नहीं 17 गुणे 23, तो 60 गुणे 17 गुणे 23, 60 गुणे 17 गुणे 23 बराबर आएगा हमारे पास 23,460। ये इनका एलसीएम है हमारे पास। क्या है एलसीएम हमारा। अब देखिए हमें जांच करना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि बेहतरीन तरीके से अभी तक क्लासेस चल रही नहीं चल रही। जी बिल्कुल सही चल रही है। आइए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा चीजें, समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए अब देखिए समझ में आ रही है ना। तो एलसीएम की जगह पर क्या लिखना है, एलसीएम की जगह पर लिखना है 23,460। एचसीएफ की जगह पर क्या है, एचसीएफ हमारा 2, तो 2 रखिए। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा 510, दूसरी संख्या है 92। आइए चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए एलसीएम क्या है 23,460 गुणे 2, 23,460 गुणे यहां पे क्या है हमारे पास आया है 46,920 बराबर क्या आएगा। अब देख लिए चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या है 510 गुणे 92, तो 510 गुणे 92 आया क्या हमारे पास 46,920, तो हमारे पास यहाँ भी आएगा 46,920। बोलिए भाई बात क्लियर है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर है। बात क्लियर है जी, तो हाँ जी क्लियर है। बोलिए क्लियर है ना। हमें ये 2 चीज चेक करना था, हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा आपका होमवर्क है। कल के कमेंट आप यहाँ के जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट में आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लिख देंगे कि हाँ जी सर आगे एलसीएम एचसीएफ इसका लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणे 5। ठीक है ना जी, आप कहेंगे कि हाँ जी सर ठीक है। आइए मैंने क्या बताया था, अगर एलसीएम निकालना हुआ और एचसीएफ निकालना हुआ तो एक काम करना होगा आपको। क्या काम करना होगा ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल आता है, पक्का आएगा ही आएगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, ऊपर 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 लगाइए और इसका घात 0 लगाइए। नीचे 3 नहीं है, ऊपर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाइए और इसका घात 0 लगाइए। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा 2 3 5 ऊपर 2 3 5 नीचे। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, तो यहाँ भी आप क्या कर लीजिए 2 3 5 कर लीजिए, 2 3 5 कर लिया। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत समझना जीवन ज्यादा परेशानी है ही नहीं। फिर क्या कहा, एलसीएम का लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट का उल्टा काम करिए, 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, तो आप कहेंगे सर 4 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2 का हाईएस्ट पावर 4। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है कि 3 का हाईएस्ट पावर 0 है, तो आप कहेंगे सर 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो आप लगा दीजिए 3 का हाईएस्ट पावर 1। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है कि 5 का हाईएस्ट पावर 0 है, तो आप कहेंगे 1, तो आप लगा दीजिए 1। ठीक है, क्लियर, हाँ जी क्लियर। फिर देखिए एचसीएफ लगाइए, एचसीएफ को क्या कहा जाएगा, एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ देखिए एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, एच का मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट पावर लेना होता है, तो 2 का लोएस्ट पावर 1 गुणे 3 का लोएस्ट पावर 1 गुणे 5 का नहीं 3 का लोएस्ट पावर तो 0, 3 का लोएस्ट पावर तो 0 और गुणे 5 का लोएस्ट पावर भी 0। बोलिए क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। एचसीएफ निकालना होगा, तो 2 में 4 में गुणा करेंगे, फिर 3 5 15 का करना पड़ेगा, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बोलिए क्लियर, आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर। फिर 16 में 5 का गुणा कीजिए, तो 16 5 80, अब 80 में 3 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा ये 240। बोलिए बात क्लियर, आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर। फिर देखिए 3 की घात 0 हो, 5 की घात 0 का मतलब ये भी 1 हो जाएगा, गुणा ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचा 2, तो 2 गुणा 1 2 होगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ तो हमारा आ गया 2 और एलसीएम आ गया हमारे पास
240। बोले क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी सिलियर, हाँ जी सर क्लियर। अभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये है आपका होमवर्क, ये वाला सवाल है आपका होमवर्क। देखिए आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, आगे एलसीएम और एचसीएफ पर और भी लेवल बढ़ा के हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। फिर बात हमारा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हमारा जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जितने सवाल लगाना सकते थे, जितने सवाल बन सकते थे और जितने सवाल आपके आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पर कर चुके होंगे। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि अब मार्केट में आपके सिलेबस के लिए जितनी भी किताबें आती हैं, मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप मेरे से सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए, यानी कि जो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद मार्केट का कितनी भी जो भी आपके सिलेबस के लिए बुक आती होंगी ना, वो कोई भी बुक उठाइए और सॉल्व कीजिए। मेरा वादा है आपसे कि आपसे सॉल्व हो रहा होगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही बस। हाँ, जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आप जरूर करके आए।